आकाशवाणी मुंबई केंद्र प्रस्तुत कर रहा है घर तीनों का हो। इस नाटक का 5वां भाग। इस नाटक के मूल मराठी रंगमंच लेखक हैं रत्नाकर मतकरी और हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया है राजम पिल्लई ने और प्रस्तुति है तनुजा कानड़े की। श्रोताओ, घर तीनों का हो इस नाटक के चौथे भाग में आपने सुना था बेबी की घड़ी जो इसके पापा ने उसे दी थी वो खो जाती है। इसी वजह से बेबी को वापस पागलपन का दौरा पड़ जाता है। इसी पागलपन की वजह प्रमिला खुद को ही समझती है, इसलिए वो डीएन को वापस बुलाने का फैसला करती है। बार बार बेबी पर पागलपन के दौरे पड़ने से जीजी प्रमिला को गाणगापुर जाकर भूत प्रेत की कोई बाधा होगी तो उसे उतार देने के लिए कहती है, लेकिन सुशिक्षित प्रमिला उसे समझाती है कि ये भूत प्रेत की बात नहीं है, दिमागी बीमारी है। प्रमिला की चिट्ठी मिलते ही डीएन वापस आ जाता है। प्रमिला ने अपने यहाँ चैत्र गौरी का हल्दी कुंकू का उत्सव मनाया था, लेकिन औरतों ने उसकी हल्दी कुंकू पर बहिष्कार कर दिया था क्योंकि वो अपने पति को छोड़कर आई पत्नी है, इसीलिए। इसी बीच डॉक्टर थोरात कहते हैं बेंगलोर में डॉक्टर विलियम्स है जो कहते हैं कि 2 ऑपरेशन करने से बेबी की दिमागी कमजोरी निकल जाएगी, इसलिए बहुत खर्चा आ सकता है। लेकिन अपनी बच्ची के लिए वो तैयार हो जाती है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद खतरा ज्यादा है, या तो पूरी तरह ठीक हो जाएगी या फिर पूरी तरह पागल। ये बात बेबी सुन लेती है। तो आइए सुनते हैं घर तीनों का हो इस नाटक का भाग 5वें में आगे की स्थिति क्या है। आइए आइए गोपाल जी, बालक मंदिर का काम लेकर सांस लेने तक की फुर्सत मत दीजिए उसे। आज हल्दी कुमकुम की वजह से बेचारी घंटे भर जल्दी आ गई तो आधम के तुरंत काम लेकर पीछे पीछे। क्या जीजी, आया ना आया बेचारा कि बस बरस पड़ी उस पर। क्यों न बरसू भला, वक्त नहीं बेवक्त नहीं, जब देखो तब अपना काम और काम। ये गिलास। हाँ, मैं अंदर ले जाती हूँ। वैसे सच ही कह रही हैं जीजी भी, हम लोग किसी भी वक्त काम लेकर आ जाते हैं, ये ठीक नहीं करते। लेकिन आज तो सरासर लाचारी है, इसीलिए आया हूं। दीदी, डहाणू के कार्यकर्ताओं को आज पत्र भेज दें। ये डहाणू का क्या निकाला और नया कुछ? अजी, वहाँ के आदिवासी बच्चों के लिए बालवाड़ी शुरू करने की बात चल रही है। वाह, बढ़िया। यानी आपकी मॉन्टेसरी अब सफेद पोश लोगों में जड़ जमाने लगी कि आप फिर से एक नए काम का श्री गणेश करने जा रही हैं। करना ही चाहिए डॉक्टर। सिर्फ शहर के लोग पढ़े लिखे होंगे तो कैसे चलेगा? उल्टे इन जंगलों में ही पढ़ाई की असली जरूरत है। देश को आजादी हासिल हुए 3 साल बीत गए। क्या कम से कम अब इन आदिवासी जनों को ऊपर उठने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए, लेकिन हमें तो भाई ये लगा था कि लोगों ने मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली को सनक पागलपन समझना छोड़ दिया। बालक मंदिर की अपनी इमारत बनकर खड़ी हो गई। अब तो कम से कम आप थोड़ा आराम करेंगी। डॉक्टर, आपको जैसे दूसरों की तंदुरुस्ती की चिंता लगी रहती है ना, वैसे ही मुझे दूसरों की शिक्षा के बारे में चिंता लगी रहती है। ले गोपाल, शरबत ले। लाइए। तो फिर दीदी, क्या खबर करें डहाणू वालों को? वहां जाकर रहने के लिए मैं तैयार हूं। और किस पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं? देखा डॉक्टर, कार्यकर्ताओं की कमी की हाय हाय हमेशा की है। हम लोग ज्यादा वेतन दे नहीं सकते, फिर क्यों करेंगे लोग हमारे पास काम? ये भी ठीक है। ये देख गोपाल जी, मैं हफ्ते में 3 दिन दोपहर 2 बजे के बाद आ जाया करूंगी। यानी फिर बचे हुए 3 दिन के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। फिर वैसा कोई मिले तब तक क्या काम रोक कर रखेंगे? रोक कर क्यों रखेंगे प्रमिला? बिल्कुल ही कोई ना हो तो मुझसे बोल कहाँ जाना है, मैं चली जाऊंगी। आप? हाँ हाँ, यूं आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है गोपाल? कुछ नहीं कुछ नहीं। काम काम यानी कौन सी बड़ी गवर्नरी चलानी है? बच्चों को संभालना, उन पर प्यार ममता लुटाना और उन्हें 4 अक्षर सिखाना, यही है ना काम? बिल्कुल। उतना कर दूंगी मैं। 6 साल पहले प्रमिला ने अक्षरों से पहचान कराई थी मेरी। उसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्या इस काम के लिए? लेकिन जीजी, वहाँ पहाड़ों में जंगलों में आप कैसे रह पाएंगी? अरे कोई शेर नहीं खा जाएगा मुझे। तू खुद ही जाने को कह रही है, तो फिर मैं क्या कांच की बनी हूं कि भूसे की?
तो कुछ चिंता ना कर, कल ही हो आते हैं डहाणू, तुरंत काम की शुरुआत। वाह, शर्मिंदा कर दिया दीदी आपने मुझे आज। आप जैसी बहादुर औरतें सामने हों और शिक्षा के काम के लिए कार्यकर्ता नहीं है, ये विलाप अब आगे से नहीं करूंगा। चलिए अभी पत्र तैयार कर देते हैं डहाणू का। दीदी हम परली तरफ के कमरे में बैठते हैं। चलिए जीजी। चलो गोपाल। डॉक्टर जी। जीजी की तरह और भी पता नहीं कितनी कितनी कर्मठ औरतें होंगी, है ना? लेकिन शिक्षा नहीं है, इसलिए बेचारियां अपनी समूची प्रतिभा सिर्फ गृहस्थी चलाने में ही खपा रही होंगी। हाँ ना, और ऐसी भी कुछ कर्मठ औरतें होंगी जो शिक्षा कार्य के चलते गृहस्थी चलाना ही भूल जाती होंगी। मेरे बारे में बोल रहे हैं क्या? कोर्स प्रमिला जी, पिछले 6 साल से आपको करीब से पहचानता हूं मैं। आपकी समाज सेवा के प्रति मेरे मन में गहरा आदर है, लेकिन मैं खुद बड़ी बारीकी से निरीक्षण करता आया हूं आपके अंदर की औरत का, बेटी की चिंता करने वाली मां का, संकटों का मुकाबला करने वाली जुझारू गृहिणी का, और क्या? और कुछ भी नहीं, बस आपके अंदर की औरत की यह तस्वीर अधूरी है प्रमिला जी। औरत के तौर पर आपको और भी अनेक चीजों की गरज है। जवानी में मैंने जिन चीजों को पीछे छोड़ दिया, उनकी अब उतरती उम्र में क्या गरज है? गरज कैसे नहीं है, कम से कम संग की है, साथ की है, प्रेम की है, किसी की हंसी में अपनी हंसी मिलाने की है, किसी के कंधे पर सिर रखकर रोने की है। आप कह रही हैं ये बात? फिर आप क्यों इतने दिनों से अकेले जीवन साथी के बगैर जी रहे हैं? जिसका साथ मांगना चाहूं ऐसी औरत ही इतने वर्षों तक नजर नहीं आई, इसलिए। लेकिन अब नजर आई है एक। प्रमिला जी, आप मुझसे शादी करेंगी? कहिए ना। थैंक यू डॉक्टर। बाल शिक्षा के काम में डूबी हुई मुझ जैसी रूखी सूखी औरत से आपने शादी के लिए पूछा, बड़ा सम्मान किया मेरा। उसके बारे में मैं एक निजी रहस्य बताऊं आपको? रहस्य? डॉक्टर, प्रेम के बगैर औरत अधूरी है ऐसा आपको लगता है, वो सच भी है, लेकिन मुझ पर तो ये बात लागू नहीं होती। मेरा मन प्रेम से लबालब भरा हुआ है, टीएन के प्रति प्रेम से। टीएन पर प्रेम? आश्चर्य है, आज तक मानसिक क्लेश के सिवाय और मिला क्या है आपको उनसे? कुछ मिलने वाला हो तभी प्रेम करना चाहिए, ऐसा है क्या डॉक्टर? किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए सिर्फ प्रेम के लिए ही प्रेम कर पाना अगर संभव है तो वैसा प्रेम किया है हम दोनों ने और हमेशा करते रहेंगे। हम साथ कभी नहीं रह पाएंगे, लेकिन मन से मैं कभी भी उनसे अलग नहीं हो पाऊंगी। पुनर्जन्म पर मुझे विश्वास नहीं है डॉक्टर, लेकिन अगर पुनर्जन्म है तो अगले जन्म में भी मैं टीएन से ही शादी करूंगी। प्रमिला जी, मुझे ईर्ष्या होती है टीएन से। इतना प्रेम करने वाली पत्नी और बेटी दुनिया में एक आध किसी बिरले को ही मिल पाती होगी। लेकिन डॉक्टर, आप पर जितना भरोसा किया है मैंने, उतना किसी दूसरे पर कभी नहीं किया। यू आर माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड सपोर्टर। गोपाल, जरा देख तो नीचे। क्या हुआ जीजी? रुक, अभी बताती हूँ। गोपाल तू जा आगे। जाता हूँ। खिड़की से झांक कर देखा तो नीचे देखा ये यानी क्या? दीदी ये देखिए। बेबी, बेबी, क्या हुआ मेरी बच्ची को? दीदी मैं नीचे खड़ा था तो पीछे की गली के देउल कर बेबी को टैक्सी में लाते हुए दिखे। बता रही थी कि बेबी दीदी समुद्र में बहुत अंदर तक जा रही थी। कह रही थी कि
कि मैं मरने जा रही हूँ। लोगों ने देखा और खींचकर किनारे से ले आए। बेबी, आदि बेबी, बेबी, आखिर क्यों जान देने पर तुल गई है तू? मुझे पागल होकर जीना नहीं है माँ। ऑपरेशन बिगड़ गया तो आप लोग मुझे पागलखाने में डाल देंगे ना? नहीं, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी माँ। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे डर लगता है माँ। माँ, मुझे डर लगता है। पागलों के बीच रहना पड़ेगा, इससे तो अच्छा है माँ मैं मर जाऊं। माँ, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। नहीं बेटी, नहीं, मैं तुझे पागल नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। बेटी, यूं घबराते नहीं और उल्टा सीधा कुछ नहीं करते। अपनी माँ को अकेली छोड़कर यूं जाती है कोई भला? यानी माँ, तू मुझे पागलखाने में नहीं डालेगी ना? मैं तेरे लिए अनजाई नहीं हूँ ना माँ? बेबी, मैं तुझे कितना चाहती हूँ ये बात तेरी समझ में कब आएगी, कब आएगी? डॉक्टर, मेरी बच्ची जैसी है वैसे ही ठीक है। मैं उसका सब कुछ संभाल लूंगी। बेंगलोर में डॉक्टर विलियम्स को तार भेज दीजिए और सूचित कर दीजिए कि हम खतरा उठाना नहीं चाहते। हमें ऑपरेशन नहीं करवाना है, नहीं करवाना। बेटी, हेलो, कौन चाहिए? जी, दीदी। जी, दीदी घर में नहीं है। हैं? आप कौन बोल रहे हैं? गोपाल राव? नहीं, आप गोपाल राव नहीं हो सकते। आप मुझे उल्लू बना रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं गोपाल राव की आवाज अच्छी तरह पहचानता हूं, समझे आप? गोपाल राव बोल रहा हूं। अभी आया। ओहो, अब दरवाजा खोलो या फोन रखो। अरे कोई एक रुक जाओ मेरे भाई बाप। हेलो, आप जरा रुक जाइए, जरा मुझे दरवाजा खोलना है। अरे, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? कसम है दीदी, नाक में दम कर दिया इस फोन ने। दरवाजा ही ना खोलने दे। अरे, तूने तो फोन ही नीचे रख दिया है। और नहीं तो, झूठे लोगों के मुंह नहीं लगते हम। वो पता है बार बार क्या बोल रहा था? मैं गोपाल हूँ, मैं गोपाल हूँ। अब भला गोपाल राव की आवाज का इतनी पतली है। अरे, फोन पर आवाज वैसी ही आती है शंकर। तुझे अभी भी टेलीफोन सुनने की आदत नहीं पड़ी? इतने दिन हो गए फिर भी। खैर, जा, जीजू को बुला कर लिया। हेलो, अच्छी तरह फटकारिएगा उस बंडलबाज आदमी को, उसी का फोन होगा। अरे, गोपाल ही है, तू जा पहले। हाँ, मैं चला। हेलो गोपाल, अरे ये शंकर तेरी आवाज ही नहीं पहचान पाया क्या? शादी के सामानों की सूची ना? हाँ, तैयार है, लेने आ रहा है। हाँ हाँ, आजा, मैं घर पर ही हूँ। अरे छोड़, चलिए दीदी, चलिए। अरे कैसे जबरदस्ती? चलिए ना। आ रही हूँ। ऐसा क्या काम आ पड़ा रही प्रमिला? एकदम चोर डाकुओं को जैसे पकड़ मंगाते हैं ना, वैसे ये शंकर मुझे खींच कर ले आया। अभी चलिए कहता हुआ। शादी की रेशमी साड़ी दिखानी थी आपको। अच्छा, देखा जीजी, मैंने कहा था ना आपको शादी का ही कोई काम होगा। तू चुप रह। दिखा साड़ी। ये देखिए, वाह, पसंद आई जीजी? है ना सुंदर? सुंदर है। क्या भला सा रंग कहते हैं इसे? वो अजंता मजंटा, अरे कुछ ऐसे ही। मजंटा
ये क्या मजंटा रंग है? मोर पंखी रंग है ये। आपको न जाने जीजी, कुछ भी पता नहीं रंगों के बारे में। अरे रंग समझ में आते हैं री, लेकिन ये तुम लोगों के ये आजकल के फैशनेबल नाम नहीं समझ में आते। अरे सीधे सीधे नीला, लाल, पीला कहो तो समझ में आए। ये मोरपंखी, चकोरपंखी, अरे नहीं समझ में आते रे। लेकिन प्रमिला, चाहे जैसा भी रंग हो, अपनी बेबी पर खिलेगा खूब। हाँ, बेबी के लिए नहीं लाई हूँ जीजी। क्या बेबी के लिए नहीं? अरे फिर किसके लिए लाई है? बालक मंदिर में वो शिक्षिका है ना, माधुरी, वो सावनूर, उसकी शादी है। बेचारी के परिवार में कोई नहीं है, इसलिए हम 2-4 लोग आगे आए हैं शादी में उसकी मदद करने के लिए। मैंने देखा है। हाँ प्रमिला, तेरी अपनी शादी तो सफल हुई नहीं, लेकिन दूसरों की शादी जमाने का बड़ा शौक है तुझे। कर बाबा कर, गांव भर की शादी का समारोह कर। लेकिन प्रमिला, इस आपाधापी में अपनी खुद की बेटी का ब्याह रचाना कहीं भूल न जाइयो। जी, भूलूंगी कैसे? योग्य वर ढूंढ ही रही हूँ बेबी के लिए, लेकिन अभी तक तो कहीं बात बनी नहीं। शुरू में तो सभी उत्साह दिखाते हैं, लेकिन फिर इसके दौरे का पता चलता है तो सब पीछे हट जाते हैं। अरे लेकिन उन्हें बताने की ही क्या जरूरत है दौरों के बारे में? जब तबीयत ठीक रहती है उसी बीच शादी करवा दो। नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी जीजी, और फिर फायदा भी क्या है ऐसी धोखाधड़ी का? आज नहीं तो कल इसकी बीमारी का पता तो चल ही जाएगा, तो फिर सीधे घर से निकाल बाहर करेंगे, या फिर पगली पगली कहकर जिंदगी भर सताते रहेंगे। हाँ, अगर उसकी खामी के साथ उसे अपना कहने वाला कोई मिलेगा तो ठीक है। और नहीं तो क्या जिंदगी भर कुमारी रखना है उसे? अभी 25 से ऊपर की हो गई। शादी के बारे में अब तो पक्के तौर पर सोचना ही पड़ेगा तुम्हें। ये लो, आ गई। मैं अभी आती हूँ भगवान को दिया बाती करके। अच्छा? आ गई बेटी, बैठ। थक गई मेरी रानी बेटी। ओ गई माँ, मैं तो इस बालक मंदिर की नौकरी से सारा फीका फीका ठंडा ठंडा काम कर। किसी को ना हंसना पसंद, ना बोलना पसंद, ना मौज का शौक, ना फैशन का। उससे तो मेरे अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस की नौकरी ही बेहतर थी। तूने ही तो छोड़ी है वो नौकरी। बीच ही में आधम के ना हमारे ससुर जी महाराज। हाँ? अरे मेरा पागलपन, 15 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। नौकरी पर वापस गई तो लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। इसका ना दिमाग खराब हो गया था, अटैक आया था। इशारेबाजी करते, खिल्ली उड़ाते थे। कैसे बर्दाश्त कर सकता है भला आदमी? अरे इसलिए तो तुझसे कहा है कि बालक मंदिर में जाकर नौकरी कर ले। वहां तो तुझे सब लोग पहचानते हैं, कोई तेरा अपमान नहीं करेगा। अरे वाह, साड़ी रंग कितना खूबसूरत है ना माँ। हाँ, माधुरी के लिए लाई हूं मैं। लगा ही था मुझे, दूसरों के लिए लाएगी तू, मेरे लिए लाना नहीं था। तो जानबूझकर मेरे पसंद की मोरपंखी रंग की क्यों लाई? मुझे चिढ़ाने के लिए ना। वो माधुरी हमेशा बड़ा इतराती घूमती है, खादी की मोटी छोटी सफेद साड़ियां पहनकर। अब क्यों चाहिए उसे मोरपंखी रंग की साड़ी? पहने दो ना उसे भी सफेद खद्दर। अरे उसकी शादी है, शादी में भला कोई सफेद साड़ी पहनता है? हाँ, यानी हमारी तो कभी शादी होगी नहीं और हम कभी मोरपंखी रेशमी साड़ी पहनेंगे ही नहीं। यूं उल्टी सीधी बातें मत कर। उल्टी सीधी नहीं माँ, ये सीधी सच्ची बात है। मुझे मालूम है मेरी शादी नहीं होगी। मुझे दौरे पड़ते हैं ना, इसलिए मैं पागल हूं ना, इसलिए माँ, इसलिए। अरे साड़ी क्यों फेंक कर जा रही है? बेबी ऐसा मत कर। मे आई कम इन? आइए डॉक्टर, बड़े दिनों बाद आए। हाँ, कल जीजी मिल गई थी रास्ते पर। बोलने लगी, प्रमिला जी की तबीयत जान जाइए जरा एक बार आकर। ऐसा कहने लगी? हाँ। कमाल है,
मेरी तबीयत को भला क्या हुआ है? कह रही थी कि परसों डहानू में चक्कर आ गया था आपको। अरे वो तो गर्मी से जरा चक्कर आ गया था, उसमें इतनी क्या बड़ी बात है? प्रमिला जी, इन दिनों कभी आईने में देखा है अपने आप को? अजी, अब मेरे क्या आईना देखने के दिन है? ऐन जवानी में भी तो रूप कोई ऐसा था नहीं कि मैं आईना देखती। हंसी में बात मत टालिए आप, बहुत थकी हुई लग रही हैं। हाँ, पर लगने दीजिए। दहाड़ों का काम इतना बढ़ गया है कि इस वक्त मुझे बीमार पड़ने की जरा भी फुर्सत नहीं। प्रमिला जी, बीमारी फुर्सत देखकर नहीं आती। मैं चिट्ठी देता हूं बॉम्बे हॉस्पिटल के लिए, कल ही फुल चेकअप करवा लीजिए आप जाकर। नहीं नहीं, कल तो जाना होगा ही नहीं। कल दहानू की बिल्डिंग का काम शुरू होना है। हाँ, 2 दिन के बाद पक्का चले जाऊंगी। चलेगा ना डॉक्टर साहब? मुझे क्या पूछती हैं आप? अपनी तबीयत से पूछिए चलेगा कि नहीं। और ये गोलियां तुरंत शुरू कर दीजिए, थोड़ी फुर्ती आ जाएगी। दीजिए। और ये पर्चे पर लिखी हुई गोलियां जो हैं रोज खाने के बाद 1 ले लें, और उसके लिए पहले खाना खाना जरूरी है, समझिए आप? जी। काम है इसलिए खाने को गोल नहीं कर देना है। देखिए, मेरा इलाज रहने दीजिए, बेबी का क्या करना है वो पहले बताइए। जो दवाइयां चल रही हैं वही जारी रखें, लेकिन मुझसे पूछेंगे तो इस उम्र में उसकी बीमारी के लिए दवाई तो एक ही है प्रमिला जी। वो क्या? और वो है शादी। क्या? हाँ, और वो अगर रह गई तो आगे पीछे उसके पागलपन बढ़ने की गुंजाइश है, जबकि शादी हो जाए तो हो सकता है कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। सच डॉक्टर? हाँ प्रमिला जी, माँ बाप के संदर्भ में उसे सुरक्षा महसूस नहीं हुई, इसीलिए तो ये अटैक आने लगे उसे। शायद पति का प्यार मिल जाए तो उसका असुरक्षा का भाव खत्म हो जाए, और फिर शारीरिक सुख का भी असर पड़ता है मन पर। मतलब ये कि बहुत ज्यादा पसंद नापसंद के नखरे छोड़कर जल्दी से कोई दूल्हा ढूंढ लेना चाहिए। मैं भी अभी कुछ देर पहले यही तो कह रही थी तुमसे। डॉक्टर साहब, आपकी नजर में अगर कोई लड़का हो तो बताइए। जरूर। अब मैं चलता हूं, और सुनिए जी। 2 दिन के बाद फोन करके पूछताछ करूंगा कि आप चेकअप करवा चुकी या नहीं। ये टालम टोल नहीं चलेगी। क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब बिटिया के लिए? जी, मेरी तबीयत के बारे में डॉक्टर से चुगली करने की क्या जरूरत थी? अरे उन्होंने पूछा था तू कैसी है, तो फिर क्या मैं झूठ बोलती? क्या तुम भी जीजी बस? जीजी, जरा डाक देना। अच्छा, ये लो। हेलो हेलो, हाँ बोल रही हूँ। नमस्कार, कहिए। क्या कहा? अरे लेकिन ऐसे ऐन मौके पर कैसे काम रोक सकता है वो? क्या कहा? हाँ, कितने चाहिए? लेकिन अभी परसों ही तो दिए थे पैसे मैंने। उफ, हाँ, अब अचानक कहां से लाऊं मैं इतनी बड़ी रकम? उससे कहें पैसे डूबेगे नहीं तुम्हारे। हाँ, काम पहले शुरू कर दे, बारिश सिर पर आ गई है। मैं देखती हूं कहीं से मिलते हैं क्या। सुनो, रात को फोन करूंगी फिर से। वो मुआ डहानू का कॉन्ट्रैक्टर पैसे के लिए अड़ रहा है क्या? हाँ, कैसे कैसे लोग हैं। पहले तो 10,000 अपनी जेब में रख लिए, और अब कहता है और 10,000 दो तब काम शुरू करूंगा। कुछ भी हो जाए प्रमिला, काम तो रुकने नहीं देना चाहिए। कहीं से भी लाकर दे मारेंगे उसके मुंह पर। जी, कहां से लाएंगे? बाल शिक्षण संस्था के अकाउंट में कुछ भी बाकी नहीं है। किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाते मेरी तो जान जाती है। भला क्यों? तू क्या अपने 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए पैसे मांग रही है? अरे जो काम तू कर रही है वो तो दुनिया का है, समाज का है। लेकिन लोगों को तो ऐसा नहीं लगता ना जी। ये अमीर लोग पैसे की ठसक में रहते हैं, उन्हें भला समाज सेवकों की क्या परवाह। जैसे रास्ते पर भिखमंगों को पैसा फेंकते हैं ना,
वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही भावना से समाज सेवकों को दान देते हैं ये लोग। तू पिछले 24 वर्षों से खींच रही है बाल शिक्षा के लिए, इसलिए करते हैं वे तेरी मदद। और यही तो मैं नहीं चाहती जीजी। लोग व्यक्ति को महत्व ना दें, काम को दें। मैं प्रमिला वेदक हूं, इसलिए मेरी मदद करते हैं। क्यों? बाल शिक्षा की जरूरत समझकर मदद करें तो असली बात होगी ना। यूं सोचो तो जीजी, इस 24 वर्षों में जनता पर क्या असर पड़ा है हमारे काम का। अरे मदद की बात छोड़, हम वापस चुकाने के वादे पर लेंगे 10,000। किससे मांगे, यही सवाल है। सभी तो सूदखोर महाराज हैं। तू चिंता न कर प्रमिला, मैं ऐसा करती हूँ, पिछली गली के उस पारसी के पास जाती हूँ। मदद करूंगा। अभी परसों ही तो बोल रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब देखती हूँ उसे आजमा कर। मैं बस अभी गई और आई। जीजी, ओह जीजी, जीजी, बेबी को कैसी मां मिली है कौन जाने, लेकिन मुझे तो आपके रूप में बड़ी अच्छी मां मिली है। इतना तो सच है। बस प्रमिला, रहने दे। अभी आप सुन रहे थे घर तीनों का हो, इस नाटक का 5वां भाग। मूल मराठी रंगमंच लेखक रत्नाकर मतकरी, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था राजन पिल्ले ने। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका अनुसार पात्र परिचय इस प्रकार है: प्रमिला मंजू भाटिया, जीजी शीला शुक्ल, DN जयरूप जीवन, बेबी भारती कानड़े, डॉक्टर महेश शर्मा, शंकर अमर कक्कड़, गोपाल भूपेंद्र सिंह और युवक राजीव रंजन वर्मा। निर्देशक शिवदास घोड़के, निर्माण सहयोग मेधा पिल्ले। इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानड़े। इसी नाटक का ही 6वां भाग इसी दिन यानी कि शुक्रवार रात 10 बजे आप सुन सकेंगे। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।